हेलो प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सबका आज की क्लास में। और हम चर्चा कर रहे थे मार्क्सवादी विचारधारा पर। और मार्क्सवादी विचारधारा के तहत अपने मार्क्सवाद का अर्थ, उसके विभिन्न सिद्धांतों को अपन पढ़ था। और उन सिद्धांतों में आज जो सिद्धांत अपन पढ़ने जा रहे हैं, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू, इस पर अपन चर्चा करेंगे। पिछली जो क्लास थी वर्ग स्ट्रगल, वर्ग संघर्ष का जो सिद्धांत था, वो सिद्धांत की जो क्लास थी, उस क्लास को कुछ तकनीकी वजह से यूट्यूब द्वारा रिमूव कर दी गई। तो उस क्लास को खोलने में आपको थोड़ी दिक्कत आ रही होगी, तो वो थोड़े समय के बाद वापस अपलोड हो जाएगी। तो उस क्लास के बाद में अपनी क्लास शुरू करते हैं, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। यानी प्यारे विद्यार्थियों, मार्क्सवाद विशेष तौर से जो मजदूरों के पक्ष के रूप में काम कर रहा था, पूंजीवाद के खिलाफ काम कर रहा था। तो इस सिद्धांत के माध्यम से मार्क्स ने ये साबित करने का प्रयास किया कि किस प्रकार से पूंजीवाद ने मजदूरों का शोषण किया, किस प्रकार से पूंजीपतियों ने अपना मूल्य पूंजी को लगातार बढ़ाते गए और किस प्रकार से उन्होंने मजदूरों का शोषण किया है। अतिरिक्त मूल्य का जो सृजन है वो किस प्रकार से होता है, इस सिद्धांत के माध्यम से मार्क्स ये बताना चाह रहा है। तो ये जो सिद्धांत है, तो ये सिद्धांत अपने मार्क्सवाद या मार्क्स के चिंतन पर जो प्रभाव पड़ा, उसमें पढ़ा था कि ये जो श्रम सिद्धांत है, ये मार्क्स ने ब्रिटिश अर्थशास्त्री रिकार्डो से लिया। ब्रिटिश अर्थशास्त्री रिकार्डो, उन्होंने मूल्य का श्रम सिद्धांत दिया था। और उसमें उन्होंने ये कहा था कि मूल्य का जो सर्जन है वो उस पर लगाए गए श्रम के बराबर है। यानी किसी भी वस्तु का जो मूल्य है वो उस वस्तु के बनाने में जो श्रम लगाया वही वस्तु का मूल्य होगा। तो मार्क्स ने रिकार्डो से ये सिद्धांत दिया, रिकार्डो से प्रभावित होकर के उसने अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत दिया। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। अब अतिरिक्त मूल्य क्या है? मार्क्स ये कह रहा है कि ये अतिरिक्त जो मूल्य है, उस अतिरिक्त मूल्य का सृजन किस प्रकार से हो रहा है। तो मार्क्स ने एक सिद्धांत दिया, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, और उसमें मार्क्स दो सूत्र देता है। सबसे पहले अपन देखते हैं कि वो सूत्र क्या है, फिर अपन ये देखते हैं कोई भी जो वस्तु है उस वस्तु के दो टाइप के मूल्य होते हैं, एक उपयोगिता मूल्य और एक विनिमय मूल्य। तो इनको थोड़ा सा अपन समझ लेते हैं, उसके बाद अपन प्रयास ये रहेगा कि अतिरिक्त मूल्य का सृजन किस प्रकार से होती है, वो प्रक्रिया। तो पहले ये देख लेते हैं, कोई भी जो वस्तु है उस वस्तु के दो टाइप के मूल्य होते हैं, एक उपयोगिता मूल्य और दूसरा विनिमय मूल्य। और उसके बाद अपन ये देखेंगे कि मार्क्स ने दो सूत्र दिए थे, बाजार में वस्तु परिचालन नियम या माल परिचालन किस प्रकार से होता है उसका सूत्र दिया था, और एक पूंजी का परिचालन किस प्रकार से होता है उसका देते हैं। और उसके बाद में अपन आगे देखेंगे। तो ये जो कोई भी वस्तु है, वस्तु के जो प्यारे विद्यार्थियों वस्तु है, इस वस्तु के दो टाइप के मूल्य। वस्तु कितने टाइप के मूल्य होते हैं? दो टाइप। एक मूल्य होता है उपयोगिता मूल्य, उपयोगिता मूल्य, और विद्यार्थियों एक मूल्य होता है विनिमय मूल्य। तो इस सिद्धांत को समझने से पहले ये थोड़ा आप समझ लें, विनिमय मूल्य। ये दो बातें यदि आप समझोगे तो फिर अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। कोई भी जो वस्तु होती है उसके दो टाइप मूल्य, एक होता है उपयोगिता मूल्य। अब उपयोगिता मूल्य का मतलब क्या है? यानी कोई भी वस्तु है वो किसी व्यक्ति विशेष के लिए कितनी उपयोगी है, वो उसके लिए कितनी आवश्यक है। यदि कोई वस्तु है किसी व्यक्ति के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है, तो इसका मतलब उसकी उपयोगिता मूल्य वो बढ़ेगा। और कोई वस्तु है वो उसके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, उसके लिए उपयोगी नहीं है, तो उसका उपयोगिता मूल्य गिरेगा। जैसे देखो, एक भूखा व्यक्ति है और एक खाना खाया हुआ व्यक्ति है। अब भूखे व्यक्ति के लिए रोटी का जो उपयोगिता है या रोटी की जो उपयोगिता है वो खाना खाए हुए व्यक्ति की तुलना में ज्यादा होगा। यानी वो भूखे व्यक्ति के लिए रोटी की उपयोगिता अधिक है, और जो खाना खाया हुआ व्यक्ति उसके लिए उस उपयोगिता नहीं है। कहने के मतलब एक ही वस्तु है और एक ही वस्तु का उपयोगिता मूल्य अलग अलग हो सकता है। कैसे हो सकता है कि एक व्यक्ति किसी व्यक्ति के लिए उपयोगी हो सकती है, किसी दूसरे के लिए उपयोगी नहीं हो सकती। जैसा कि अपन उदाहरण दिया था, भूखे व्यक्ति के लिए रोटी की उपयोगिता ज्यादा है, उसका उपयोगिता मूल्य ज्यादा होगा, और एक भूखा व्यक्ति नहीं है उसके लिए कोई उपयोगिता उसकी नहीं होगी। तो एक तो ये होता है उपयोगिता मूल्य, यानी वो मूल्य जो व्यक्ति के लिए वस्तु कितनी ज्यादा उपयोगी है। और दूसरा जो मूल्य है वो होता है विनिमय मूल्य। विनिमय का मतलब होता है आदान प्रदान। पहले वस्तु विनिमय होता था, और अब वर्तमान में वस्तु विनिमय नहीं हो रहा है। आप वस्तु ले रहे हो तो उसके बदले में आप मुद्रा विनिमय हो रहा है। तो ये विनिमय मूल्य ये है वस्तु का आपका जो किस मूल्य पर उसको बेच रहे हैं वो उसका होता है
विनिमय मूल्य। अब ये वस्तु के बदले वस्तु देकर के भी विनिमय हो सकता है। तो विनिमय मूल्य वो कहलाता है जिस मूल्य पर वस्तु को आप विक्रय करते हैं वो उसका विनिमय मूल्य कहलाता है। शायद उसके बदले में आप वस्तु के बदले वस्तु विनिमय करें या फिर मुद्रा विनिमय करें। कहने का मतलब ये हुआ कि विनिमय मूल्य वो है जो उसकी वस्तु को जिस मूल्य पर आप बेचते हैं। और ये जो सिद्धांत है ये कह रहा है कि ये जो विनिमय मूल्य है उस पर लगाए गए श्रम के बराबर होना चाहिए। लेकिन मार्क्स ये कह रहा है कि वस्तु का जो विनिमय मूल्य है वो विनिमय मूल्य उस पर लगाए गए श्रम के अतिरिक्त और मूल्य लगाया जाता है। तो कहने का मतलब ये जो दो मूल्य है उपयोगिता मूल्य और विनिमय मूल्य, मार्क्स ये कह रहा है कि वस्तु का जो उत्पादन है उत्पादन में जितना श्रम लगाए उतना उसका मूल्य होना चाहिए और उसके बाद में उससे ज्यादा रुपए में यदि वो बेच जाती है उसका मतलब विनिमय मूल्य। तो विनिमय मूल्य और उस विनिमय मूल्य में से वस्तु के उत्पादन में लगाए गए श्रम का जो मूल्य है उसको जब आप हटा दोगे तो वो क्या कहलाएगा, अतिरिक्त मूल्य। यानी कि एक वस्तु है उस वस्तु के निर्माण में माना कि श्रम है जो लगाया गया था वो मतलब 100 रुपए के बराबर है और उस वस्तु को आप 200 रुपए में बेच रहे हैं तो उसका विनिमय मूल्य 200 रुपए। तो ये जो बीच का जो अतिरिक्त मूल्य है ये बिना श्रम या श्रमिक के खाते में जाए पूंजीपति के खाते में चला जाता है तो वो उसका अतिरिक्त मूल्य। तो ये प्यारे विद्यार्थियों अब ये अपन ये देखा कि वस्तु के दो टाइप के मूल्य होते हैं, एक उपयोगिता मूल्य और दूसरा विनिमय मूल्य। अब देखते हैं कि मार्क्स ने दो सूत्र दिए, बाजार में वस्तु का जो या माल परिचालन सूत्र, इसके लिए मार्क्स ने एक सूत्र दिया था CMC, कमोडिटी मनी और कमोडिटी मनी के कमोडिटी यानी वस्तु, मुद्रा और वस्तु, मुद्रा, वस्तु। मार्क्स ये कह रहा है कि बाजार में जो वस्तु या माल का परिचालन किस प्रकार से हो रहा है उसके लिए मार्क्स ये छोटा सवाल आ सकता है कि वस्तु परिचालन इसका क्या है। तो वस्तु या जो भी आपका श्रम उसको अपन कह सकते हैं उसको बेचा जाता है बाजार में, उसको बेचने के बाद उसके बदले में अपन को मुद्रा यानी पूंजी पैसे मिलते हैं और उसके बदले में अपन आवश्यक वस्तुओं को खरीदते हैं। ये मार्क्स ये कह रहा है ये जो सिद्धांत है ये मतलब आम सामान्य श्रमिक का जीवन है। श्रमिक क्या होगा तो बाजार में आता है अपने श्रम को बेचता है उसके बदले में उसको जीवन निर्वाह के लिए मजदूरी या पैसे प्राप्त होते हैं और उसके बाद में वो बाजार से अपनी आवश्यक वस्तुओं को खरीद लाता है। ये तो विशेष तौर से बात है ये मतलब श्रमिकों के जीवन का परिचालन इस टाइप से होता है, यानी उसने श्रम को बेचा वस्तु के रूप में माल प्राप्त किया या उसको पूंजीपतियों के दृष्टिकोण से देखे पूंजीपति बाजार से आए माल बेचा उसके बाद में जो भी उसको मुद्रा प्राप्त हुई उससे वो वापस कच्चा माल प्राप्त करता है और उसके बाद वो वापस क्या कर लेता है उसके बदले में और माल ले जाता है उसमें श्रम को मिलाता है उसके बाद उस वस्तु को और बेच देता है। ठीक है, जैसे कि माना कि एक पुस्तक लेकर के आए 100 रुपए की थी और उसको उसने 200 रुपए में बेच दिया, उसका मुनाफा हो गया 100 रुपए, उससे वो और कच्चा माल प्राप्त करता है उसके बाद वो उस कच्चे माल में और श्रम को इंक्लूड करता है उससे एक नई वस्तु और निर्माण करते हैं फिर उसको वापस बाजार में बेचते हैं, इससे वो मतलब मूल्य का सृजन करता है। दूसरा मार्क्स ने जो सूत्र दिया था वो सूत्र था मुद्रा परिचालन। इसके लिए मार्क्स ने कहा मुद्रा परिचालन का जो सूत्र है वो किस प्रकार होता है, MC और MI, ये SMI, ठीक है, ये सूत्र है। प्यारे विद्यार्थी ये दो सूत्र याद रखने बहुत जरूरी है। ये दो सूत्र याद करने के बाद में अपन देखेंगे अतिरिक्त मूल्य और कैसे सृजन होता है। एक तो ये हो गया। अब ये देखो या वापस मनी, कमोडिटी और वापस मनी, MI। यानी अब मार्क्स ये कराएगा जो पूंजीपति है पूंजीपति मुद्रा लेकर के बाजार में आता है। पूंजीपति क्या करता है, मुद्रा लेकर के बाजार में आता है, वस्तु या श्रम को खरीदता है, ठीक है, और उसके बाद वो वापस
पूंजीपति बाजार में मुद्रा लेकर पैसे लेकर गया एम, फिर उसको वस्तु या उसने वस्तु प्राप्त की यानी कच्चा माल खरीदा। कच्चा माल खरीदने के बाद पूंजीपति क्या करता है, उसमें श्रम को मिलाता है और मिलाने के बाद में वस्तु का निर्माण करता है और वस्तु को निर्माण करने के बाद में उसको वापस बाजार में बेच देता है और उसको बेचने से उसको होता है फायदा। जैसे कि माना कि और ये अतिरिक्त यानी अतिरिक्त मुद्रा होगी, ठीक है। अब जैसे पूंजीपति ने 1000 रुपए लेके बाजार आया, 1000 रुपए का उसने कच्चा माल खरीदा और उसमें श्रम को मिला करके उसने एक नई वस्तु का निर्माण किया, ठीक है। जैसे माना कि 1000 रुपए, इस 1000 रुपए से उसने कच्चा माल खरीदा, इस माल को लेकर के इसमें श्रम मिलाया, माना कि उसमें 500 रुपए लगे, वस्तु को बढ़ने में लगे कितने रुपए, 1500 रुपए, और उसको उसने बाजार में लाकर के 2000 रुपए में बेच दिया यानी एमआई। तो ये उसका अतिरिक्त मूल्य सृजन हो गया। अब मार्क्स ये अगर पूंजीपति है वो अतिरिक्त मूल्य का सृजन किस प्रकार से करता है, तो उसके लिए उसने सूत्र दिया एम सी और एम आई, यानी मनी सी से कमोडिटी और एम आई से मतलब मनी यानी अतिरिक्त मूल्य यानी अतिरिक्त, ठीक है, अतिरिक्त। अब मार्क्स क्या कह रहा है, जैसे अपन सामान्य उदाहरण से पूंजीपति 1000 रुपए लेकर के बाजार में आया, 1000 रुपए से उसने कच्चा माल खरीदा, उस कच्चे माल को वापस ले जाकर के उसने उसमें श्रम मिलाया, श्रमिकों को गया, उससे एक वस्तु का निर्माण किया और उस दौरान उसने श्रमिकों को 500 रुपए दिए, तो वस्तु का जो उत्पादन मूल्य हुआ वो हो गया 1500। अब क्या करता है, वो वापस बाजार में आता है और उस वस्तु को 2000 रुपए में बेच देता है। तो मार्क्स ये कह रहा है ये 2000 रुपए है, ये विनिमय मूल्य है। अब विनिमय मूल्य में इस वस्तु को बढ़ने में लगे 1500, अब वापस ये जो 500 रुपए है, ये 500 रुपए मार्क्स क्या करा, ये अतिरिक्त मूल्य है। ये कैसा मूल्य है, अतिरिक्त मूल्य। तो इसको मार्क्स ने ऐसे कहा है, ये जो अतिरिक्त मूल्य है तो इसको एम आई माइनस एम, ठीक है, यानी ये जो मूल्य था विक्रय मूल्य, यानी जो अतिरिक्त मूल्य है, इस एम आई माइनस को ये हो जाएगा अतिरिक्त मूल्य, अतिरिक्त मूल्य। थोड़ा सा हार्ड है लेकिन इसको समझना बहुत जरूरी है। एम आई यानी ये जो वस्तु थी ये विक्रय मूल्य हो गया इसका, जैसे माना कि आप उधार देता ये 2000, ठीक है, वस्तु बड़ी कितने में 1500 रुपए में और ये वापस 500 रुपए, ये इसके हो गए अतिरिक्त मूल्य। मार्क्स इसको क्या कहता है, अतिरिक्त मूल्य। तो प्यारे विद्यार्थियों अब एक और उदाहरण बाकी रहा है कि अब तक अपने ये पढ़ा कि मार्क्स ने ये अतिरिक्त मूल्य का जो सिद्धांत था वो रिकार्डो से लिया, रिकार्डो ब्रिटिश अर्थशास्त्री थे, उन्होंने मूल्य का श्रम सिद्धांत दिया। अब उसके आधार पर मार्क्स ने अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत दिया, ये बात आप देखेंगे, इतनी बात आपको समझ आ गई है। उसके बाद ये देखते हैं कि वस्तु है, किसी भी वस्तु के दो मूल्य होते हैं, एक उपयोगिता मूल्य और दूसरा विनिमय मूल्य। उपयोगिता मूल्य यानी वस्तु किसी व्यक्ति के लिए कितनी उपयोगी है या कितनी महत्वपूर्ण है उस आधार पर निर्धारित होता है, और विनिमय मूल्य यानी विक्रय मूल्य, वस्तु को किस मूल्य पर आप बेच रहे हैं। फिर मार्क्स ने दो सूत्र दिए कि किस प्रकार से एक श्रमिक है उसका जीवन बाजार में परिचालित होता है, किस प्रकार से पूंजीपतियों का जीवन के बारे में और श्रमिकों के जीवन के बारे में। एक मार्क्स ने ये सिद्धांत दिया कि बाजार में माल का परिचालन किस प्रकार से होता है, उसके लिए मार्क्स ने सूत्र दिया कि सी एम और सी, कमोडिटी मनी और कमोडिटी, यानी सामान्य रूप से यदि श्रमिक की बात करें तो वो बाजार में आता है, वस्तु के रूप में अपने श्रम को बेचता है और उसके बदले में उसको मुद्रा प्राप्त होती है और उसके बाद वो अपने सामान्य जीवन की जो भी आवश्यकता है उसके लिए वो वस्तु को खरीदा और बाजार छोड़ करके वापस चला जाता है। अब इसी सिद्धांत को यदि पूंजीपतियों पर लागू करे तो पूंजीपति बाजार में वस्तु को लेकर के आते हैं, फिर उस वस्तु को बेचते हैं, उससे उसको मुद्रा प्राप्त होती है और मुद्रा प्राप्त होने के बाद में फिर जो अतिरिक्त मुद्रा प्राप्त हुई उससे वो और वस्तुएं बाजार से खरीदता है और उन वस्तुओं को वापस फैक्ट्री में ले जा करके उसमें श्रम लगाता है और वापस उसको क्या करता है, बाजार में बेचता है। इससे उसके मूल्य का सृजन हो रहा है, अतिरिक्त मूल्य का। जैसे पूंजीपति एक वस्तु लेकर गया बाजार में 1000 रुपए की वस्तु, उस वस्तु को पूंजीपति ने 1500 रुपए में बेच दिया, उसको अतिरिक्त मूल्य मिला 500 रुपए, फिर उस मूल्य से वो वापस कच्चा माल खरीदेगा, फिर वापस वस्तु का, तो इस प्रकार से उसका वो क्या कर लेता है, अतिरिक्त मूल्य का सृजन कर लेता है। एक मार्क्स ने ये कहा कि ये तो माल से, अब मार्क्स ये करा है कि मुद्रा जो भी है उस मुद्रा का परिचालन किस प्रकार से होता है, तो उसके लिए मार्क्स ने सूत्र दिया एम सी और एम आई, मनी कमोडिटी और मनी,
अब उसमें ये कह रहा है कि पूंजीपति बाजार में पैसे लेके आता है, ठीक है, फिर पैसे से वो वस्तु खरीदता है, विशेष तौर से जो भी कच्चा माल वस्तु बना उसको ले जाता है, उसके बाद उसमें श्रम इंक्लूड करता है और उसके बाद में उस वस्तु को ला करके वापस बेचता है और उससे उसको रुपए प्राप्त होते हैं। ये अतिरिक्त मूल्य। तो मार्क्स ये कह रहा है कि एम आई माइनस एम बराबर अतिरिक्त मूल्य है। इन वस्तु का जो खरीदी, श्रम लगाया, फिर वापस उसको बेचा, उसके बाद जो उसको रुपए प्राप्त हुए वो अतिरिक्त मूल्य कहलाए। प्यारे विद्यार्थियों, इससे के बाद में भी अपने एक सामान्य से उदाहरण से हम देखते हैं कि आखिर अतिरिक्त मूल्य है क्या। दो बात तो होगी है। अब मार्क्स ये कह रहा है कि सामान्य तौर पर अतिरिक्त जो मूल्य है, अतिरिक्त मूल्य, तो मार्क्स ये कहेगा अतिरिक्त मूल्य विनिमय मूल्य माइनस वस्तु के उत्पादन में या वस्तु पर जितना श्रम लगा है उस मूल्य को यदि अपन घटा लेंगे तो फिर वो अतिरिक्त मूल्य। यानी विनिमय मूल्य में से वस्तु के उत्पादन में लगे श्रम के मूल्य को जब आप माइनस कर देंगे तो वो अतिरिक्त मूल्य कहलाएगा। जैसे अपन एक उदाहरण देते हैं, जैसे माना कि 1000 रुपए में पूंजीपति ने क्या किया, कच्चा माल खरीदा, ठीक है। पूंजीपति ने 1000 रुपए कच्चा माल खरीदा। अब पूंजीपति ने इस माल से वस्तु बढ़ाई, ठीक है, कोई भी माल हो सकता है वस्तु के निर्माण के लिए। अब इससे उसने, जैसे अपन कोई भी माल ले रहे हो, अब इसके अंतर्गत तो वो 500 रुपए श्रमिक कर लेता है, श्रम मिला देता है, और इसके बाद में वस्तु का जो उत्पादन मूल्य है ये 1500 रुपए है, ये हो गया उत्पादन मूल्य। यानी पूंजीपति बाजार गया, उसने 1000 रुपए का माल लिया किसी वस्तु के निर्माण के लिए, उस 1000 रुपए से उस वस्तु का निर्माण किया और वस्तु के निर्माण में उसने 500 रुपए और लगा दिए, टोटल हो गया 1500 रुपए, और उसके बाद उसने वस्तु का ये भी उत्पादन मूल्य हो गया। अब उस वस्तु को इसने बाजार में इसने 2000 रुपए में बेच दिया। तो मार्क्स यहाँ ये कह रहा है कि ये जो 500 रुपए का जो अंतर आ रहा है यही अतिरिक्त मूल्य है। ये 500 रुपए मजदूर की जेब में न जाकर के पूंजीपति की जेब में सीधे जा रहे हैं और यही अतिरिक्त मूल्य है। कहने का मतलब ये बेचा गया जो मूल्य है और ये उत्पादन मूल्य, इन वस्तु का जो विक्रय मूल्य है और विनिमय मूल्य और उसमें से उत्पादन मूल्य निकाल दिया। यानी 2000 रुपए उसने बेची, वस्तु का बनाने में पैसे लगे 1500, तो ये 500 रुपए है वो क्या हो गए, उसका अतिरिक्त मूल्य है। एक तो ये इस प्रकार से अतिरिक्त मूल्य का सृजन कर लेता है। दूसरा अतिरिक्त मूल्य का सृजन और कैसे हो रहा है, देखो। सामान्य तौर पर एक मजदूर है वो कारखाने में काम करने के लिए उसके लिए 8 घंटे लेता है। सामान्य जो मजदूर है, सामान्यतः जो भी मजदूर है उसके लिए जो काम के घंटे हैं 8 घंटे। नियम ये है, मजदूर फैक्ट्री में गया 8 घंटे काम करेगा और उसको मान लो उसको 8 घंटे के पैसे मिलेंगे 400 रुपए। अब वो कोई भी मजदूर है वो 8 घंटे उसने काम किए, 400 रुपए किया, कोई समस्या नहीं, कोई मजदूर का शोषण नहीं। अब मार्क्स ये कह रहा है कि ये जो पूंजीपति है मूल्य का अतिरिक्त मूल्य का सृजन कैसे करते हैं। ये तो हो गया नियम, सामान्य नियम ये हो गया। अब इससे कैसे होता है, अब देखो पूंजीपति ने क्या किया, ये जो 8 घंटे हैं मजदूर से 8 घंटे की जगह कितने घंटे काम करा दिया, 10 घंटे। मजदूर ने पूंजीपति ने 8 घंटे की जगह 10 घंटे काम करा लिया और पैसे वापस को कितने घंटा दे रहा। अब तो प्यारे विद्यार्थी देखो, रूल्स ये है कि 8 घंटे काम करेंगे तो 400 रुपए मिलेंगे। अब उसके बाद में यदि आप अलग काम करेंगे तो आपको अतिरिक्त अलग रुपए मिलने चाहिए, लेकिन पूंजीपति मजदूर को अतिरिक्त मूल्य नहीं देता है। काम के घंटे 2 घंटे उसने अतिरिक्त काम करा दिया लेकिन पैसे वो 8 घंटे के दे रहा है। तो यहां से ये 2 घंटे का जो अंतर है, यहाँ जो ये 2 घंटे का अंतर है, इस 2 घंटे के अंतर के अंदर मजदूर ने जो श्रम लगाया उसका जो मूल्य है वो मजदूर को न मिल करके पूंजीपति को मिल रहा है। इसका मतलब क्या, इसको हो गया। जैसे देखो 8 घंटे के 400 रुपए मिले तो 2 घंटे के 200 रुपए और 1 घंटे के 100 रुपए। कहने का मतलब ये हुआ, यानी
8 घंटे काम किया 400 रुपए। अब 4 घंटे काम करेगा तो उसको 200 रुपए, और 1 घंटे काम करेगा तो ये। तो कहने का मतलब उसको 200 रुपए और मिलने चाहिए थे, लेकिन उसको 200 रुपए नहीं मिले। तो ये जो 2 घंटे अतिरिक्त मजदूर से जो कार्य कराया जा रहा है, इस 2 घंटे में जो मजदूर ने श्रम लगाया उसका जो पेमेंट है, उसका जो वेतन है वो मजदूर को नहीं मिलता है। तो इससे वो अतिरिक्त मूल्य का काम है, यानी मजदूर से पूंजीपति जम करके काम करवाता है, लेकिन उसको पैसे उतने के उतने देता है। या फिर देख लो 8 घंटे के लिए उसको 12 घंटे काम करवा दिए, पैसे 400 रुपए दे रहे हैं। तो इस प्रकार से वो क्या कर रहा है, अतिरिक्त मूल्य का सृजन कर लेता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, अब अपन ये पढ़ा था कि मार्क्स के अतिरिक्त मूल्य का सृजन किस प्रकार से होता है। तो इसके लिए हमने 3 बातें सीखी। कितनी बातें सीखी है? 3 बातें। ये जो अतिरिक्त मूल्य है इसको मार्क्स देना 3 टाइप से। ये देखो अतिरिक्त मूल्य, इस अतिरिक्त मूल्य में 3 बातें देखी। एक तो माल परिचालन, दूसरी बात अपन ये सीखी मुद्रा परिचालन, और तीसरी अपन बात देखी अतिरिक्त कार्य। 3 टाइप्स। इसमें ये था कमोडिटी मनी और कमोडिटी, इसमें ये था मनी कमोडिटी और मनी एमआई, ठीक है। और इसमें अतिरिक्त कार्य थे। तो 3 टाइप से वो अपने अतिरिक्त मूल्य का सृजन कर लेते हैं। अब बात ये है, इसकी यदि आलोचना देखें, अतिरिक्त मूल्य की आलोचना पर अपन बात करें तो अतिरिक्त जो मूल्य है वो एक तो ये मूल्य है जो ये मौलिक नहीं है, एक तो ये मौलिक नहीं है। आलोचना है एक, जिसमें मौलिकता का अभाव है, मौलिकता का अभाव। मौलिकता का अभाव कैसे? क्योंकि मार्क्स ने जो ये अतिरिक्त मूल्य, मार्क्स के स्वयं नहीं, मार्क्स का जो अतिरिक्त मूल्य का जो सिद्धांत है वो रिकार्डो के श्रम सिद्धांत, मूल्य के श्रम सिद्धांत पर आधारित है। तो एक तो आलोचना ये कहते हैं इसमें एक तो मौलिकता का अभाव है, क्योंकि वो रिकार्डो के मूल्य के श्रम सिद्धांत पर आधारित है। दूसरा मार्क्स ये करा है, मार्क्स ये करा कि ये जो श्रम है यही सब कुछ है, लेकिन श्रम ही एकमात्र आधार नहीं, एकमात्र आधार नहीं। क्योंकि किसी भी वस्तु के निर्माण में वस्तु के लिए श्रम का भी होना जरूरी है, पूंजी का भी होना जरूरी है, ठीक है। उसके साथ साथ में जो पूंजीपति वो अपना दिमाग भी लगाता है, उसको माइंड लगाता है, शारीरिक श्रम के साथ साथ मानसिक श्रम भी लगता है। तो वस्तु के निर्माण में भूमि, पूंजी, श्रम, संगठन, इन 4 बातों के लिए होना जरूरी है। तो मार्क्स तो ये कहा कि सिर्फ और सिर्फ वस्तु के मूल्य के निर्धारण में सिर्फ और सिर्फ श्रम महत्वपूर्ण है, लेकिन ये सत्य नहीं है। वस्तु के निर्माण में श्रम के साथ साथ में अन्य जो संसाधन है उनका भी ज्यादा महत्व रहता है, इसलिए मार्क्स ने सिर्फ और सिर्फ श्रम को ज्यादा महत्व दिया। दूसरा ये जो है आलोचक ये कहते हैं यहाँ पर जो है जो पूंजीपति है, पूंजीपतियों का जो वहां पर पूंजीपति का जो मानसिक श्रम है इसका भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, और पूंजीपति ने जो पूंजी बनाई है इसका भी है। अब जैसे कि पूंजीपति ने एक फैक्ट्री लगाई तो उसके लिए उसको फैक्ट्री के रखरखाव के लिए पैसे की जरूरत है, तो वो पैसे वो कहां से निकालेगा? पूंजीपति ने पूरा वस्तु के निर्माण के अंदर जो अपना मानसिक श्रम लगाया उसका क्या होगा? मार्क्स तो ये कराया कि जैसे वस्तु 1000 रुपए में बनी और 1500 रुपए में बेच दी, 500 रुपए अतिरिक्त श्रम हो गया। अब मार्क्स का ये नहीं होना चाहिए, ये तो मजदूरी के खाते थे। अब जब पूंजीपति ने 1000 रुपए लगाए, 1500 रुपए वस्तु बेची और ये 500 रुपए पूंजीपति श्रमिकों को दे देगा, तो फिर पूंजीपति ने उद्योग लगाया ही क्यों? उसको भी तो अपनी आवश्यकता पूरी करनी है, तो ये भी गलत बात है। अब ये जो है आलोचक ये कराएगा ये जो अतिरिक्त मूल्य है, इस अतिरिक्त मूल्य का पूंजीपति क्या करते हैं? अपने उद्योग धंधों के लिए जो मशीनरी लगी हुई है उसके रखरखाव के लिए वो खर्च करेगा, उसके साथ साथ में अन्य कोई भी काम है वो भी करेगा, कच्चे माल की जरूरत पड़ेगी, तो ये भी सही नहीं है। कहने का मतलब है कुछ बातें ठीक है, लेकिन कुछ बातें हैं वो मार्क्स के दृष्टिकोण से या मार्क्स के सिद्धांत के अनुसार सही नहीं बैठ रही है। वो एकमात्र श्रम को मानता है, ये भी जरूरी है वस्तु के निर्माण में श्रम के साथ साथ में अन्य वस्तुओं का या अन्य जो भी संसाधन है उनका भी महत्व रहता है। पूंजीपतियों को भी ज्यादा महत्व है, उसकी उन्होंने जो मानसिक श्रम लगाया वो भी है। और दूसरी बात उसका ये सिद्धांत है मूल रूप से अपना सिद्धांत नहीं है, ये सिद्धांत है वो रिकार्डो के श्रम सिद्धांत पर आधारित है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये
अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत था, कुछ शुरुआत में थोड़ा आपको हार्ड लगा होगा क्योंकि ये जो बातें ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसमें मोटे तौर पर यदि अपन डिवीजन करें तो अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत मार्क्स ने रिकार्डो से ग्रहण किया, एक नंबर बात ये। दूसरा, मार्क्स ने ये कहा कि जो भी वस्तु है वस्तुओं के दो मूल्य होंगे, एक तो उपयोगिता मूल्य और दूसरा विनिमय मूल्य, 2 नंबर। फिर तीसरे स्टेप पर ये हमको देखना है कि माल परिचालन का मार्क्स ने सूत्र दिया कमोडिटी मनी और कमोडिटी, ये चीज ये मार्क्स विशेष तौर से मार्क्स ये मजदूरों का जीवन है। और दूसरा जो मार्क्स ने सूत्र दिया मुद्रा परिचालन का एम सी और एम आई पर, ठीक है, मनी कमोडिटी और मनी। अब तीसरा ये अतिरिक्त कार्य यानी जितना निर्धारित कार्य घंटे हैं उन कार्य घंटों के अतिरिक्त मजदूरों से काम करवा दिया जाता है। तो अतिरिक्त जो काम करवाए जा रहे हैं तो वो अतिरिक्त काम है वो उनका वेतन मार्क्स के अनुसार मजदूरों को नहीं मिलता है, और वो अतिरिक्त जो भी 2 घंटे 4 घंटे करवाया जाता है उससे जो मजदूर ने जो श्रम लगाया उसका मेहनताना मजदूर को तब मिलकर के पूंजीपति को प्राप्त होता है। ये बात सही है, आपके कार्य घंटे 10 घंटे या 8 घंटे और आपको 12 घंटे काम कराए और काम से पैसे आपको 4 घंटे के मिल रहे हैं, तो फिर ये जो 4 घंटे के एक्स्ट्रा काम कराए ये जो अतिरिक्त मूल्य का सृजन हो रहा है ये मार्क्स के अनुसार सही है, ये मार्क्स सिद्धांत के अनुसार बिल्कुल बात सही बैठ रही है। तो ये सिद्धांत था। तो आज की क्लास में ये अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत इतना ही। अगली क्लास में अपन अलगाव का सिद्धांत उस पर अपन चर्चा करेंगे।